तो दोस्तों हम शुरू करते हैं मई 2016 का सोशल सेक्शन जो हमारे करंट अफेयर्स में आता है, क्या क्या हुआ मई में। और दोस्तों इसके पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम शुरू करते हैं सोशल इशू मई 2016 का। इसमें पहला हमारा इशू आता है डोमेस्टिक वायलेंस का। इसमें बहुत सारे एक्ट इंडिया गवर्नमेंट ने डाला है, उसमें 3 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961, दूसरा इन 1983 में सेक्शन 498A आईपीसी की, और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब जो भी इन एक्ट के तहत हमारे केसेस आए हैं उसमें 88% जो हमारे केसेस हैं, ये केसेस हमारे बेसिकली फेक हैं। 88% जो केसेस आए हैं ये फेक हैं। ओके, तो राज्यसभा ने कहा कि भाई 88% केसेस फेक आ रहे हैं तो कोई तो रीजन होगा इनके बीच में, तो उसने बोला कि इसको अमेंड कर दीजिए। तो बेसिकली जो ये एक्ट आए हैं ये हमें इक्वालिटी देने के लिए आए हैं, और एक तरह से बोले तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं विमेन को। तो क्या हमें खुद से सवाल नहीं पूछना चाहिए, विमेन को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि उनके जो अधिकार है उनको ही दे दीजिए? कि विमेन कमजोर है मेन से? नहीं। चाणक्य बोलते हैं कि लड़कियों में 2 गुना ज्यादा भूख, हंगरनेस, 4 गुना ज्यादा साहस और 6 गुना ज्यादा बुद्धिमान होती हैं। ओके, जो घर को संभाल सकती है, घर को चला सकती है, कंपनी नहीं चला सकती। तो कुछ सवाल होते हैं हमारे दिल में जिसे हमें सोचना चाहिए। और बेसिकली ये हमारा जो सेक्शन 498 की जो धारा है ये हमारा थोड़ा सा राइट टू इक्वालिटी प्रॉब्लम कर रही है, तो उसको हम देखेंगे। तो राज्यसभा ने बोला कि 88% जो केसेस आ रहे हैं तो फेक हैं, इसको आप अमेंड करिए इस लॉ को। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ बेसिकली हमारा कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्ट है सेक्शन 498 इंडियन पीनल कोड का, तो इसमें यह है कि हस्बैंड या उसके हस्बैंड का रिलेटिव, मम्मी पापा सास ससुर, उसको मेंटली रूप से या फिजिकली रूप से हैरेस करते हैं। जैसे पति कैसे कर सकता है, आइसक्रीम खिलाने ना ले जाए, मेंटली हैरेस हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हाँ लिटरली हैरेस करते हैं, डॉरी के नाम पर पैसा मांगते हैं, दहेज लेके आओ घर से। कहाँ से लेके आए भाई पैसा? लड़की दहेज नहीं है क्या? दूसरी प्रॉब्लम। इसके बाद आप प्यार से ही जुदा कर दें, नहीं बात ही नहीं करनी है, मेंटली आप हैरेस कर रहे हैं। तो हस्बैंड, अब यहाँ पढ़ लीजिएगा, हस्बैंड और ये उसका रिलेटिव यदि उसको मेंटली या फिजिकली हैरेस करता है तो ये आप आईपीसी सेक्शन 498 की धारा के अंदर से सजा हो सकती है। ओके, अब देखिए, अब ये बात है कि वाई आईपीसी 498 एंटी सोशल क्यों है? क्योंकि जेंडर बायस है। ठीक है, लड़कियों के लिए मानता हूँ, ये इक्वल स्टेटस नहीं देता हमारे ह्यूमन राइट्स में। ओके, दूसरी चीज है, और ये हमारा वायलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को, सिटीजन, मेन, वीमेन और चिल्ड्रन को। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 15, 14, 15, 16 को वायलेट करता है। इसके बाद राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 21 को करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद ये ग्रास वायलेशन है हमारा ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल रिकोर्स नहीं है कि जब वाइफ चाहे कि हम इसे केस को वापस लेना तो नहीं ले सकती जब तक ये हमारा डैमेज कंप्लीट उसको सही न कर दिया जाए। डैमेज जो हुआ है उसका कम भुगतान पति या उसके घर वाले जेल में न चले जाए तब तक ये रिवर्स नहीं हो सकता, इनरिवर्सिबल है। अब देखिए 3 पॉइंट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं 3 गोले बना रखा है। पहली बात ऑक्यूपेशनल हजार्ड, हेल्थ हजार्ड। होता क्या है, यदि आप पत्थर काटते हैं या क्वार्ट्ज, जो घड़ी है ना, यहाँ ये घड़ी के अंदर क्वार्ट्ज लगा हुआ है, तो ये क्वार्ट्ज यदि आप काटते हैं तो इससे निकलती है छोटी छोटी धूल निकलते हैं, कण, वो हमारे लंग्स में जाके फंस जाते हैं, और लंग्स फंस जाते हैं तो हमारे लंग्स कैंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जो भी लेबर हमारे यूपी, बिहार और एमपी से, बेसिकली जो एमपी से हमारे माइग्रेट करके गए थे गुजरात में या कुछ स्टेट्स में, तो वो डेथ हो गई उनकी, क्योंकि लंग्स कैंसर हो गया उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर एक इंसान को 3 लाख रुपए दिया जाए। ओके, और साथ में उनको डॉक्टर भी वहाँ पे जहाँ पे काम हो रहा है, जैसे कोल का काम हो गया, स्टोन का काम हो गया, क्वार्ट्ज काम हो गया, डॉक्टर भी प्रोवाइड किया ताकि वो लोग चेकअप कर सके उन चीज़ों का। उसके बाद एक हमारा साहब फ्रीडमैन साहब है, जिनका आइडिया है कि हमारा स्कूल का जो चॉइस होना चाहिए पेरेंट्स पे होना चाहिए। जैसे कि जो भी आप स्कूल हम चला रहे हैं, ठीक है, स्कूल चलाने से हमारा ये हो रहा है दोस्तों कि आप एक हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको एकदम पक्का है कि SC ST जो हमारे BPL है उनके लड़के यहाँ जाके पढ़ेंगे। तो स्कूल चलाने में गवर्नमेंट भी तो कुछ पैसा लगा रही है ना, स्कूल को दे रही है, तो ये पैसा क्या करे, ये पेरेंट्स को देते, और पेरेंट्स जहाँ भी चाहे अपने बच्चे को पढ़ाना अपना पैसा डालकर प्लस कुछ मनी डालकर यहाँ पे पैसा को अपने किसी अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो ये चॉइस हो जाएगी पेरेंट्स के पास कि इस तरह से अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए ट्रांसजेंडर राइट्स, यदि गाल पे लगा हो किलो भर का पाउडर
और होठों पे हो लिपस्टिक और वो घूम रहे हो रेड लाइट पे और पैसे मांग रहे हो, तो कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर ही होते हैं। तो ट्रांसजेंडर को राइट्स दिया गया है। पहला स्टेट है जो ट्रांसजेंडर को राइट दिया है उड़ीसा ने, उसने बोला कि इनको बीपीएल में रखेंगे, ठीक है। और दूसरा जो हमारा यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसने डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट में थर्ड जेंडर के लिए एक ऑप्शन खोल दिया है। तो गलती इनकी थोड़े है यार, थर्ड जेंडर गलती थोड़े है यार, वो तो भगवान ने क्रिटिसाइज करा है उनको, भगवान ने उनको ऐसा बनाया, नेचर ने उनको ऐसा बनाया, तो हमें तो एक्सेप्ट करना चाहिए उनको। हम क्यों इस तरह से मतलब कि हाँ तू ऐसा है, तू ऐसी है तो तू निकल जा। अरे भाई वी आर द ह्यूमन बीइंग, क्या हमें फीलिंग नहीं होती? क्या हमारा बच्चा नहीं हो सकता? मे भी हो सकता है। तो आपको कैसा लगेगा जब आपने क्रिटिसाइज किया होगा उनको? तो बी ह्यूमन यार, सबको देखकर भेड़ चाल चलने की क्या जरूरत है? हम रिस्पेक्ट करते हैं तो करते हैं, कहानी खत्म। नहीं तो पढ़ना बेकार है हमारा। क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों एजुकेशन ले रहे हैं? जो सामने चीज हमें दिख रही है कि नहीं भाई ये लोग ह्यूमन बीइंग हैं, इसको नेचर ने क्रिटिसाइज किया। हमने तो कितना बांट दिया नेचर को, हमने कास्ट में, क्रीड में, जात में, गोत्र में, यहां तक बांट दिया। वो तो नेचर ने नहीं करा, लेकिन ये तो नेचर ने करा है। लेट्स एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, उनको भी कुछ मिल जाएगा। कहीं भी आपने नहीं देखा हो सरकारी कर्मचारी ये कोई थर्ड जेंडर हो रहा हो, ऐसे कैसे यार? क्या ह्यूमन बीइंग क्या पत्थर हो गए हैं हम? ऐसा नहीं होता। आई होप आप लोग इसमें सोचेंगे। आगे चलते हैं। देखिए जो डेथ पेनाल्टी दी जा रही है, इस पर रिपोर्ट आई है, ठीक है। हमारा 385 लोग हैं जो हमारे मरने के रो में हैं, कतार में लगे हुए हैं। और जब इसका रिसर्च हुआ तो पता चला कि जो 80% लोग हमारे डेथ पेनाल्टी का फेस कर रहे हैं ना, इन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। और आधे लोग 80% में स्कूल कंप्लीट होने से पहले ही नौकरी करने लगे थे। 25% लोग जुवेनाइल हैं जो 18 से 21 साल के बीच में है, या तो जुवेनाइल है या तो 18 से 21 साल के बीच में ये लोग हैं। और मैक्सिमम जो ये हमारा डेथ दिया गया है, ये लोअर कोर्ट दी है और कन्फर करा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। जो मैक्सिमम केसेस इसमें आए हैं वो मर्डर के और मर्डर विथ रेप के हैं। ये चीजें हैं हमारी। उसके बाद हमारे साइवॉक है, साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये 4th मिनिस्ट्रियल मीट अभी दिल्ली में हुई है और जो इसके मेंबर है 8 मेंबर है सार्क कंट्री के, वही हैं, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ये लोग हमारे क्या हैं कि ये लोग हमारे कंट्री हैं, ओके। ये लोग सार्क के कंट्री हैं हमारे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप यदि आप पता है आप प्राइमरी में देखेंगे ना, प्राइमरी मतलब शिशु या 1 से लेकर 5 तक, सेकेंडरी 5 to 8 और हायर एजुकेशन 5 to 12। और हायर एजुकेशन यदि बीए एमए देखते हैं, डिग्री, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री, तो यहाँ पे जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो एब्रप्ट इनइक्वालिटी आती है, ओके। मिसमैच बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इनरोलमेंट यदि प्राइमरी में देखें तो SC ST का भी होता है, विमेन का भी होता है, इट्स ओके। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी में अपने, तो ये जो SC ST विमेन है ये लोग छोड़ देती है स्कूल, या जो उनके बच्चे वो स्कूल छोड़ देते हैं, और बहुत कम लोग ही वो हायर एजुकेशन में आगे पहुंच पाते हैं। तो यही इनइक्वालिटी हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर में इंक्रीज कर रही है। और पुअर और रिच का जो हमारा, रिच के लड़के यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन पुअर के लड़के नहीं पढ़ रहे, ये गल्फ हमारा इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली SC ST और मुस्लिम है इसके अंदर। और पुअर ऐसा नहीं है भाई अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देना चाहते, वो भी चाहते हैं कि भाई हम बच्चों को एजुकेट करें, उनको पढ़ाएं। तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन क्लासेस फ्री हैं, कोई हम चार्ज नहीं करते, आप पढ़िए, कोई भी पढ़ाए, बस पढ़ाने से होता है ना। मेरा मानना दोस्तों ये है कि ठीक है पढ़ाई है, मैं यदि दारू बांटूंगा तो लड़के दारू पियेंगे, यदि मैं पढ़ाई बांटूंगा तो पढ़ाई करेंगे। तो मैं दारू नहीं बांट रहा हूँ, मैं पढ़ाई बांट रहा हूँ, दैट्स ऑल। उसके बाद देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो प्राइवेट में देखिए क्या हो रहा है। प्राइवेट में मनमानी फीस मांग रहे हैं वो लोग, प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में जो मनमानी फीस मांग रहे हैं, तो ये दिक्कत हो रही है कि जो पुअर है या मिडिल क्लास के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, लोअर मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, अब इनके बीच होगी लड़ाई कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर ने केस फाइल कर दिया कि भाई हम प्राइवेट हैं तो हमें भाई ऐसा करने दो कि हमारा एक तरह से ऑक्यूपेशन है, तो हमको फीस चार्ज करने दीजिए। उन्होंने बोला ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, अच्छा जी बताता हूँ। उन्होंने बोला किसके तहत बोल रहे हो कि हमें ऐसा करना चाहिए? तो बोल रहे हो कि भैया 19G आपका जो है फंडामेंटल राइट्स, प्रैक्टिस, प्रोफेशन एंड ट्रेड। बोला ठीक है,
तो बोला बात जानते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। सुप्रीम कोर्ट वाला जानते हो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो इन्होंने बोला कि स्टेट को पावर है कि वो रेगुलेट करें इन स्कूलों को, उनकी फिक्स एक फी रखे। सही दिमाग लगाया, ठीक है। और ये बोला कि सुनो, ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है, प्रैक्टिस प्रोफेशन एंड ट्रेड, ये कोई एब्सोल्यूट राइट आपकी नहीं है जाने मन। इसमें तो बस आपका रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि स्टेट का पावर है, आप पे करेंगे रेगुलेशन। 10 लाख का डोनेशन लेते हो ना, आओगे लाइन में। अब देखिए जो जेंडर गैप है, जो उनकी इनकम है 27% जेंडर गैप है। यदि मैं मेल हूं तो मुझे 100 रुपए मिलेंगे, वही मेरे पास में यदि कोई लड़की काम करती है तो उसे 27 रुपए कम मिलेंगे। ओके, 73 रुपीज पे किया जाएगा। रीजन क्या है कि मेल को प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है? क्योंकि फीमेल का कैरियर में ब्रेक होता है। क्यों ब्रेक होता है? प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रेक होता है, पेरेंटल ड्यूटी होती है उनकी, सोशियो इकोनॉमिक उनके रीजन होते हैं, इस वजह से ब्रेक होता है। इसलिए चल रहा है कि कम से कम 26 वीक का प्रेगनेंसी हमारी छुट्टी होनी चाहिए। और देखिए इस दुनिया को चलाना है तो फीमेल ही बच्चा पैदा करेंगे, मेल तो नहीं कर सकता। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा ना कि भाई हम दोनों को जेंडर इक्वालिटी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। और हमारे DPSP में भी तो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि यदि मेल और फीमेल साथ काम करें तो उनको साथ उतनी सैलरी दी जाए। तो ये हमारा जेंडर गैप का इनकम इनइक्वालिटी आ रही है। अब देखिए, एक हमारा हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है या राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इसमें क्या है, ये नया नॉमेनक्लेचर है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही थी, इसका नया नाम दिया गया है। तो भाई काम क्या है इसका? काम ये है कि हमारा जो पुअर हाउस होल्ड है, जो BPL लोग हैं, ये 1 लाख रुपया पर फैमिली मिलेगी। ठीक है, 1 लाख रुपया पर फैमिली मिलेगी। ये फैमिली स्कीम है, इंडिविजुअल स्कीम नहीं है सर। ओके, मैं अपनी स्कीम बेच रहा हूँ। अब ये बात ये है कि हमारा हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में लागू होगा। मैंने मान लिया लागू होगा। तो अब देखिए क्यों कर रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट ऐसी? क्योंकि सर बात ये है कि एक मेडिकल रीजन, एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो लोग जस्ट पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं, ओके, ये हमारी पॉवर्टी लाइन है BPL, जस्ट वो जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं ना, जैसे एक बीमारी उनके घर में आए, धम्म से आएंगे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे। एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है। ओके, और हमारा यूके के आप यदि बात कर रहे होंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम है, सबको हेल्थ मिलेगी बराबर की। वो उसके हम लाइन पे चलना चाह रहे हैं, उसके रास्ते पे इंडिया चलना चाह रही है। और ये भी होगा कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल का जो इनको कंज्यूमरिज्म का जो अब खेल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो हमने पैसा दे दिया 1 लाख रुपए, लो 1 लाख तो पर हाउस होल्ड को जाके आप इलाज कराओ। तो प्राइवेट जो सेक्टर है वो भी हॉस्पिटल की इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है, गरीब लोग भी आ रहा है दिखाने के लिए। अब देखिए चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे प्राइस मिनिमम करने के लिए हेल्थ सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। ये हमारे पहले चैलेंज है कि प्राइस हमारा मिनिमम हो। दूसरी चीज देखिए, ये 2 प्रॉब्लम यूके के पास भी आई थी कि यार यदि हम ये स्कीम लगा रहे हैं तो ये भी तो प्रॉब्लम आएगी। तो ये दो चीज का नाम है एडवर्स सिलेक्शन और दूसरा है मोरल हजार्ड। ठीक है, अब एडवर्स सिलेक्शन क्या है सर और मोरल हजार्ड क्या है? एडवर्स सिलेक्शन में दोस्त ये होता है हमारा कि इंडिविजुअल को, जैसे मैं गया हेल्थ इंश्योरेंस कराने और मुझको समझ लो कोई बहुत बड़ी बीमारी है, मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ, तो मैं गया हेल्थ का इंश्योरेंस कराने। मैंने बोला कि भाई साहब इंश्योरेंस कर दो, मैं ये भला चंगा सामने खड़ा हूँ। तो ये इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता कि इस बच्चे को क्या है या मुझे क्या है, इस इंसान को क्या है, वो तो इंश्योरेंस कर देगी। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है एडवर्स हो जाएगा, ताकि एक यदि हेल्दी आदमी जाके वहां पर कराता है तो उसको तो बनता है, क्योंकि उसका पैसा रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा सकते हैं, हर जगह पे लगा सकते हैं। लेकिन मरने वाला आदमी का यदि इंश्योरेंस कर ली तब तो भाई इंश्योरेंस कंपनी घाटे में चली जाएगी। पहला चीज तो ये प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं एडवर्स सिलेक्शन। ठीक है, दूसरी चीज मोरल हजार्ड क्या है? जैसे आप पता है हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो जब हॉस्पिटल में हम जाएंगे तो ये दिक्कत होगी कि भाई साहब वो लोग बहुत ज़्यादा टेस्ट लिख देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ लिख देते हैं। तो ये तो भाई 1 लाख रुपए एक फैमिली को मिली है, तो सारा पैसा तो तुमने टेस्ट में लगा दिया, दवाई कहाँ से लिखे? ये भी तो हो सकता है ना भाई। तो ये 2 प्रॉब्लम है हमारे साथ। सॉल्यूशन क्या है? जो नेशनल हेल्थ स्कीम है यूके में, यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने दोनों चीज को बहुत सही से सॉल्व करा है। एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, इन्होंने बोला कि सारे पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे, इनरोल किए जाएंगे इन रिस्पेक्टिव ऑफ हेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस। क्या हेल्थ है, क्या इकोनॉमिक स्टेटस है? 100 लोग यदि मरीज आ रहे हैं गंभीर, तो 10,000 मरीज ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का काम सेट हो गया।
सबसे पैसा आ रहा है, पहली चीज तो ये दिक्कत हो गई। और जो मोरल हजार्ड है कि भाई अपने 2 लाख का टेस्ट ही लिख दिया, लिखूंगा करूंगा कराऊंगा कैसे भाई? तो बोला इंग्लैंड ने कि भाई सुनो, जो रेवेन्यू दिया जाएगा ना, जो रेवेन्यू डॉक्टर को पेड किया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये केवल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाएगा। यदि बुखार था तो यही दवा दे सकते थे, ऐसा टेस्ट होता था, ऐसे हमें पे किया जाएगा। और यदि एक्सेसिव टेस्ट कर दिया, ट्रीटमेंट कर दिया, तो उसका हम पैसा नहीं पे करेंगे। तो ये स्टैंडर्डाइज इसको कर दिया गया है। अब देखिए, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारा है 2015 में, इसका मॉडल ड्राफ्ट हुआ है, रूल बनाया गया है। बेसिकली विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने बनाया है और ये जनवरी 2016 से फोर्स में आ जाएगा। अब ये है कि भाई देखो, पुलिस स्टेशन में बच्चे जा रहे हैं क्राइम करके, तो ऐसे क्रिमिनल को देख के डर जाएंगे यार। तो हमारे पास चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होगा, ओके, फॉर पुलिस, मतलब कोई चाइल्ड फ्रेंडली हमारा प्रोसीजर होगा पुलिस में, ओके। दूसरी चीज ये होगा कि हर एक स्टेट अपना प्लेस ऑफ सेफ्टी रखेगा बच्चों के लिए, रिहेबिटेशन के लिए। मान लो कोई बच्चा भीख मांग रहा है, उसका हाथ कटवा के भीख मांग रहे हैं, उसको निकाला गया, कहाँ रखोगे भाई? तो स्टेट का कोई एक अपना घर होना चाहिए ना, वहां पे रखा जाएगा। और जितने लोग ये अडॉप्ट करते हैं लोगों को, ये एंटायर एडॉप्टेशन प्रोसेस जो होना चाहिए हमारा ऑनलाइन होना चाहिए। ये 3 चीज हो गई हमारी। इसके बाद ये बोला गया है कि हमारा हर जो पुलिस स्टेशन होना चाहिए चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, और जो रूम है हमारे, हर एक रूम में, मतलब हर एक कोर्ट में एक रूम ऐसा हो जो बच्चों के फ्रेंडली हो, ठीक है। प्रॉपर मेडिकल और लीगल एड प्रोवाइड किया जाए हमारे जुवेनाइल्स को, ये हमारी बात बोली गई है। तो दोस्तों ये रहा हमारा सोसाइटी का सेक्शन मई 2016 का। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, और रिस्पांस थोड़ा कम है, यदि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर लें, कुछ तो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।